एकदम हमारी गाड़ियों पे पत्थर गिरने शुरू हुए और सामने लोग निकल के आ गए। वो आए, उनके हाथों में डंडे थे और पत्थर मारे जा रहे थे गाड़ियों पे। पीछे से भी चिल्लाने की, बेटियों की आवाज आ रही थी, भाभी भाभी भाभी। हम बिल्कुल हताश हो गए, परेशान हो गए कि क्या करें। जब वो बच्ची मेरे पास आई, उसके पूरे हाथों में मारपीट के निशान, नोचने के निशान, नाखूनों पे, चेहरे पे, और वो कांटों से निकल के आई, पैर में भी कांटों के निशान। देख के फिर एकदम रूह दहल गई। कहो नहीं, मुंह खोलो, मैं नहीं, हम बोलो। नमस्कार, मैं मोना सुस्तानी राजगढ़ जिले से हूँ, जो मध्य प्रदेश से आता है। बहुत छोटी थी जब मेरा विवाह हुआ, 18 साल की थी, और जब 19 साल की हुई तो मेरा बेटा मेरे साथ में था। जो मेरी परवरिश हुई बहुत स्वच्छंद माहौल में हुई, क्योंकि जो मेरा माता-पिता का जो बैकग्राउंड है मेरा देखा जाए तो वो पुलिस का था। तो बहुत वीर और साहस वाला परिवार मेरा था, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, मेरा लालन-पालन हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है, सन 2013 की बात है। एक हमारे गाँव की बेटी बड़ी बेबस और भागी-भागी हमारे घर की तरफ आती है। उसके हाथ में एक कार्ड था। वो मेरे पति से कहती है, भाई साहब देखो, मैं यहाँ पे हूँ और मेरा पति दूसरी शादी कर रहा है, ये उसका कार्ड है। तो मेरे पति ने उसकी तरफ देखा और देख के मुस्कुरा दिए। तो बोले, ये कौन सी नई बात है? अपने यहाँ तो होता ही है ऐसा, कोई बड़ी बात थोड़ी है। वो फिर मेरे देवर के पास आती है। बोली, भाई साहब देखो, मेरा पति दूसरी शादी कर रहा। तो मेरा देवर भी हँस के बोला, तो तुझे भी रख लेगा, कौन सी बड़ी बात है? चलता ही तो है अपने यहाँ पे ऐसे, अपन लोगों के यहाँ तो रीति-रिवाज है ना। मैं किचन में काम कर रही थी कहीं पे। काम करते-करते उसकी आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी, क्योंकि वो कार्ड हाथ में लिए हुए थी। मैं बाहर निकलती, उसको धीरे से बुलाती हूँ। मैंने कहा, इधर आओ। वो मेरे पास आती है। मैं उससे कहती, क्या हो गया बताओ? तो बोली, भाभी देखो, वो रोने लगी। पहले जम के रोई, मैंने उसको चुप कराया। बोली, भाभी मेरा पति देखो दूसरी शादी कर रहा है। उसके हाथ में कार्ड था। मैंने देखा उसमें सच में उसके पति का नाम लिखा हुआ, और जिससे वो शादी करना चाह रहा है, जिससे शादी होने वाली उस लड़की का नाम भी लिखा, और 3 दिन बाद में उसका पूरा विवाह होने वाला था। तो मैंने कहा, ये तो गलत हो रहा है। हमारे यहाँ पे ऐसा रिवाज नहीं है कि पत्नी के होते हुए पति दूसरा विवाह कर ले। मैंने कहा, तुम थाने में क्यों नहीं जाती? तुम जाके अपनी रिपोर्ट लिखवाओ, इस पे कार्रवाई होगी। वो थाने में गई, तो थाने प्रभारी ने भी बोला, कहते कि यहाँ का आस-पास में तो यही रीति-रिवाज है। ये आपके समाज का मामला है, समाज के लोग, आप लोग बैठो और आपस में सुलझाओ। उसने मुझे बताया कि भाभी देखो, वहाँ से तो ऐसा कहा है। मैंने उसको पहले बोला, तुम एसपी के पास जाओ। वो एसपी के पास गई। एसपी से उसने बात करी तो उन्होंने सुना। बोले, कहते कि ठीक है, हम थाने पे बोल देते हैं, एफआईआर लिखी जाएगी। एफआईआर लिख गई, लेकिन कार्रवाई कुछ हुई नहीं उस पे। वो फिर मेरे पास आए कि भाभी अब परसों तो उसकी शादी है, कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं, एफआईआर तो लिखी गई। रोती जाए, बेबस सी, परेशान, बेहाल। मैंने मीडिया को बुलाया। मीडिया ने मेरा बहुत साथ दिया। मैंने मीडिया को बुलाया, मैंने कहा कि देखो, इसका आदमी दूसरी शादी कर रहा है, इसके होते हुए इसको पता भी नहीं है, कार्ड आया है, और 6 महीने से इसको मायके छोड़ रखा, और इसे तो कुछ भी नहीं मालूम है। उन लोगों ने उसकी पूरी वाइट ली और फोटो समेत उसको पेपर में प्रकाशित किया। जब न्यूज़ छपी तो स्वाभाविक बात है कि पूरे जिले में खबर पहुंची। मैं दूसरे दिन उसको लेके फिर एसपी के पास गई। मैंने कहा कि ये इसका पति दूसरी शादी कर रहा है, आपने एफआईआर लिखा दी, लेकिन कार्रवाई तो कुछ भी नहीं हो रही है। तो वो बोले कि हो जाएगी मैडम कार्रवाई। मैंने कहा, कब हो जाएगी? परसों तो उसकी शादी है, परसों तो उसका दूसरा विवाह है, इसके होते हुए अब कैसे शादी हो जाएगी? मैंने कहा, मैडम आप मुझे बताइए, आप उसको कब उठवाएंगी? वो गलत कर रहा है, इसके होते हुए दूसरा विवाह कर रहा है, आप उसे उठवाएंगी कब? आप उसको उठवा क्यों नहीं लेती वहां से? थाने, इसको जेल में डलवाओ। मैडम ने कहा कि ठीक है, मैं उठवा लूंगी। मैंने कहा, मैडम कल 12 बजे तक अगर इसको आपने नहीं उठाया तो मैं यहाँ पे अनशन धरना देकर बैठ जाऊंगी कि ये गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। दूसरे दिन 12 बजे के पहले 11:30 बजे ही एसपी का फोन आ जाता है कि मैडम, उसको हमने उठवा लिया है और जेल में कर दिया है, आप चाहें तो उससे मिल सकती हैं। मैंने बहुत राहत की सांस ली कि चलो,
एक कदम उठाया और उसमें न्याय मिला, कम से कम उसको जेल तो गई। जब मैंने उस बच्ची की तरफ देखा तो उसकी आँखों में चमक थी कि जैसे उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें वो जीत ली है। पूरी रात वो तो दिन निकल गया लेकिन पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने सोचा कि बाप रे! इतना भयावह चेहरे हैं, अंदर हमारी समझ के बाहर है। कैसे ही मैं क्या करूँ? क्योंकि उसने बताया कि भाभी ये मैं नहीं हूँ, बहुत सारी लड़कियाँ हैं ऐसी, जो चुपचाप हैं और सहन कर रही हैं। मैं रात को ही उठी 2:30 बजे और मैंने निर्णय कर लिया था कि अब मैं इस शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाऊँगी और मैं लड़ूँगी। दूसरे दिन मैंने फिर उसको बुलाया। मैंने कहा तुम कह रही हो कि ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं, कौन लड़कियाँ हैं वो ऐसी? फिर उसने बैठ के मुझे आराम से समझाया। कहती भाभी आपको पता नहीं है, ये सब अंदर ही अंदर होता। मैंने कहा क्या होता है? कहती बेटियों की शादी कर देते हैं, फिर उनको छोड़ देते हैं और जिसने छोड़ा है वो दूसरा विवाह कर लेगा, उसका घर भी बस जाएगा, लेकिन जो ये छोड़ी हुई बेटी है, ये अपना दूसरा विवाह नहीं कर सकती, अपना घर नहीं बसा सकती है। मैंने कहा क्यों? कहती अगर वो ऐसा करना चाहेगी तो जो पहले वाला पति है, उससे लाखों रुपए की पैसे की डिमांड करेगा। नहीं पटाने पे उनके संतरे के पेड़ काट देंगे, गाँव में जो साल भर का ईंधन इकट्ठा करते हैं, उनमें आग लगा देंगे। उस जिस लड़की का जो घर है, उसके आस-पास में उसके घरों वालों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। मैंने कहा फिर इसका निराकरण कैसे होता है? उसने बताया कि गाँव के जो समाज के लोग हैं, वो बैठ के इसका निराकरण करते हैं। वो लोग बैठ के उसकी खरीद-फरोख्त होती है कि भई 10 लाख, दूसरे पक्ष का कहेगा नहीं 8 लाख, 9 लाख, फिर वो कहेगा नहीं 8.5 लाख रुपए। इसमें दलालों के घर अपने भरे रहते हैं, उनका ऐश होता है, लेकिन वो लड़की मूक बधिर होके बिकती चली जाती है। तो जो पुनर्विवाह है, वो नातरा है। उसके एवज में जो मोटी रकम है, उसे झगड़ा कहते हैं। इसलिए कुप्रथा का नाम है नातरा झगड़ा। ये सिर्फ राजगढ़ में ही नहीं है। राजगढ़, दूसरा जिला गुना है, राजस्थान में है, झालावाड़ है, चित्तौड़गढ़ है, बहुत लंबे तक के ये कुप्रथा हैं, लेकिन ये अंदर ही अंदर सब काम चलता है, जिससे समाज में और बाहर किसी को पता ना पड़े। 2019 में मैंने पूरी लड़कियाँ चिन्हित करी कि हमारे जिले में कितनी बच्चियाँ हैं ऐसी जो नातरे झगड़े से प्रताड़ित है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब मैंने आंकड़े इकट्ठे करे तो 1634 लड़कियाँ ऐसी थीं, जो नातरे झगड़े से या तो उनका नातरा होने वाला था, पैसे की परेशानी आ रही थी, या वो दूसरी जगह पे जा चुकी थी, उन लोगों ने भी छोड़ दिया था। ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ जब मेरे सामने इकट्ठी हुईं, कि एक बहुत बड़ी लाल चुनर की एक टीम पूरी तैयार हो गई थी। हम लोग ने एक प्लान किया कि अपन लोग तो हैं, अपन लोग तो लड़ाई कर रहे हैं, और कौन है जो बोल नहीं पा रहा, हमारे तक उसकी आवाज़ नहीं आ पा रही, हम उसकी आवाज़ कैसे बनें? फिर हमने एक टोल नंबर जारी किया, हमारी सब लालचुनर की टीम के पास में हम लोगों ने कि अगर कहीं पे भी लगता है कि किसी के नातरे झगड़े की बात हो रही है या किसी बेटी को प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, पैसे के लिए तंग कर रहे हैं, तो तुरंत हमको सूचना दें। एक बच्ची जिसकी पिता के साथ वो मेरे पास में आई। उसने बताया मेरे को, उसके पिता ने बताया कि जब मेरे पिताजी थे और ये बच्ची जब गर्भ में थी, तो इसकी सगाई कर दी। मैंने कहा ये कैसे सगाई कर दी जब ये गर्भ में थी? तो बोले हाँ, हम लोगों में होता है ऐसा। तो बोले हम मेरे दादाजी, वो लड़की ने बताया जो मेरे दादाजी थे वो आस-पास के गाँव के 2 दोस्त लोग थे। किसी के यहाँ बेटा हुआ तो वो अपना जापे का सामान लेने हाट बाजार में गए, तो वो दूसरा दोस्त भी उनको मिल गया। बोले कि अरे! हमारी बहू के यहाँ भी कुछ होने वाला है। तो वो बोला कि हमारी बहू के तो लड़का हुआ, छोरो होयो, तो मुँ तो जापा को संभाळ लेवायो। तो बोले तमारे होगो तो के तमारे छोरी हो जाएगी तो अपन कर लांगा मांडा, अपन समधी सही, ब्याही बन गया। उन दोनों ने आपस में फैसला कर लिया। योग की बात है कि 2 महीने बाद में दूसरे दोस्त के पोती हुई। अब वो उसका सामान लेने जापे का गए कि अपनी बात हो गई थी नी, पक्की हो गई। थारे पोती हो गई, छोरी हो गई, हमारे छोरो हो गयो, अब अपन दोई के सगाई हो गई, अपन तो ब्याही जी बन गया।
वो तो ब्याही जी बन गया, आपस में ना सगाई हुई ना कुछ, बातों-बातों में ब्याही जी बन गया। वो दादाजी भी खत्म हो गए दोनों के। वो लड़की बोली कि मेरे दादाजी को खत्म हुए 8 साल हो गए हैं और जिस लड़के से मेरी सगाई की बात की थी, कहती कि मैडम वो इतना एबनॉर्मल है, उसके मुँह से लार गिरती रहती है, चलते उससे बनता नहीं है, लेकिन परिवार के और समाज के लोग फ़ोर्स कर रहे हैं कि शादी तो उससे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि तेरे दादाजी रिश्ता तय कर गए थे, तेरे पिता ने भी उसको स्वीकार किया था। कहती अब मैं क्या करूँ मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान हो गई, ये तो बहुत ही अलग ही तरह की सिचुएशन है, इसमें क्या कर सकते हैं? मैंने कहा कि मैं उसको बुलाऊँ लड़के को? ओह! मैंने लड़के को बुलाया तो मेरी उसको देख के रूह काँप गई क्योंकि वो लड़की इतनी स्मार्ट, इतनी समझदार और वो लड़का बिल्कुल कहीं से संभव ही नहीं था कि उन लोगों का विवाह हो जाए। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि नहीं अभी तो विवाह ये तो नहीं होगा। तब तो वो मेरे कहने पे वो म या कुछ प्रेशर से वो लोग कुछ नहीं बोले, चले गए। लेकिन उसके जो परिवार वाले थे, उन्होंने किसी तीसरे से बात कर ली उसके नातरे की और उन्होंने उससे 5 लाख रुपए ले लिए। तो ये जो लड़की थी, इसको एक दिन उन लोग ने गाड़ी में भरा, 4-6 लोग आए, गाड़ी में भरा उसको लड़की को और ले गए। 1.5 महीने तक उस बच्ची को उन्होंने अपने पास में रखा और उसकी इतनी बुरी हालत कर दी, मैं क्या ही बताऊँ। वो राजस्थान के लोग थे। जब वो बच्ची मेरे पास आई, उसके पूरे हाथों में मारपीट के निशान, नोचने के निशान, नाखूनों पे चेहरे पे और वो काँटों से निकल के आई, पैर में भी काँटों के निशान। देख के मेरी एकदम रूह दहल गई। अरे! मैंने कहा ये क्या हुआ? बोली भाभी राजस्थान में भेज दिया था, मैं भाग-भूग के आई हूँ। वो 3 भाई थे, तीनों ने लगातार उसकी इतनी बुरी हालत कर दी थी कि सोच के बाहर था। मैंने उसको बैठाया, कुछ दिन मैंने उसको अपने घर में रखा। लेकिन जो लोग थे वो उसका ध्यान करे हुए थे कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। आश्चर्य करेंगे, आज भी मैं परेशान हूँ। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, बहुत ढूँढा मैंने उसको। एक केस मैं आपको बताऊँ राजस्थान का था। हम पूरी टीम जा रहे थे वहाँ पे। लोग हमको रेकी करना शुरू कर दिए थे कि कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं। हम जा रहे झालावाड़ के पहले ही हम पहुँचे, मैं गाँव का बेटियों का नाम नहीं लूँगी। जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचने वाले थे, एकदम हमारी गाड़ियों पे पत्थर गिरने शुरू हुए और सामने लोग निकल के आ गए। वो आए, उनके हाथों में डंडे थे और पत्थर मारे जा रहे थे गाड़ियों पे। पीछे से भी चिल्लाने की बेटियों की आवाज़ आ रही थी, "भाभी, भाभी, भाभी!" हम बिल्कुल हताश हो गए, परेशान हो गए कि क्या करें, क्या नहीं, क्योंकि दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हमारा। लेकिन वो किस्मत थी हमारी, हम कहेंगे कि वो ड्राइवर की सूझबूझ थी कि उसने किस तरह से गाड़ी कुंदा-फिंदा के और कैसे भी हम लोगों को वहाँ से निकाला। नहीं तो उस दिन हमारा 2-3 लोगों का तो मैं सोचती पता नहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। लेकिन भगवान ही हैं जिसको हम इतना मानते हैं, उसने हमारा साथ दिया और हम वहाँ से बच निकले। एक केस तो ऐसा आया कि जिसमें एक बच्ची जिसका विवाह हो गया, 2 साल से अपने ससुराल आ जा रही थी। उसके बच्चे नहीं थे, तो आस-पास के लोग भी कह रहे थे कि बच्चे नहीं हैं, ससुराल वाले भी प्रताड़ित करने लगे कि अरे भाई तेरे तो कोई छुत-छुरी हो ही नहीं रह्यो है, कहीं दिक्कत है थारे। वो लड़की बोलती कुछ नहीं थी। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बताया, कहती कि बेन जो मारो घरवालो है नी, वो आदमी नहीं है। तो उसकी बहन ने कहा, "क्या कह रही तू? तू इतने दिन से जा रही?" कह रही, "समाज के डर से, परिवार के डर से मारे में हिम्मत नहीं हुई, पर वो आदमी तो नहीं है और मेरे को परेशान कर रहा है कि तू तेरे बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे कहाँ से होंगे?" वो लड़की इतनी हैरान, परेशान, उसकी बहन ने जब ये बात ओपन करी, तो उसका मेडिकल कराया। मेडिकल कराया तो पॉज़िटिव वो नपुंसकी था। कोर्ट में केस लगाया, उसकी मेडिकल रिपोर्ट लगाई, लेकिन आश्चर्य की बात कि वो कोर्ट के काम इतने डिले होते हैं, इतने लेट निर्णय होते हैं, कुछ वहाँ पे निर्णय नहीं हो पाया। फिर समाज के लोगों को साथ में लेके मैंने उनको कैसे भी डरा-धमका के हमारी पूरी लाल चुनर की टीम ने उस बच्ची को बचाया और उसका पुनर्विवाह कराया और आज उसके 3 बेटे-बेटी हैं और वो अपने घर में बहुत खुश है। 1 अक्टूबर को हमारा लाल चुनर का स्थापना दिवस है। हमने उस दिन 1 अक्टूबर के दिन लाल चुनर की स्थापना की थी, वो पूरी टीम बनाई थी। तो अभी हम पिछले 4 वर्ष से
हम उसको बहुरानी दिवस के रूप में हमने मनाना शुरू किया है कि बहू को सामान नहीं, सम्मान दें। क्योंकि अगर बहू के घर में हम इज़्ज़त करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि जो कुप्रथाएँ हैं, जो परिवार टूट रहे हैं, वो बच जाएँगे। अभी तक हम 276 पुनर्विवाह करा चुके हैं, जिसमें हमने ₹1 का भी लेन-देन नहीं होने दिया। 714 केसेज़ हमने बिना पैसे के सॉर्ट आउट किए हैं। और दुःख की बात ये है कि अभी भी इतने सारे केस हमारे पास में पड़े हुए हैं, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पर बहुत मुश्किल लगता है। पर हमारे अंदर इतनी ताकत और हिम्मत है कि किसी भी कीमत पे हम इस नातरा झगड़ा कुप्रथा को खत्म करके ही मानेंगे। मैं सभी नारी शक्ति को कहना चाहूँगी कि एक चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ़ उतना ही बर्दाश्त करना जितना होने लायक हो। अगर आपके साथ में ज़्यादती होती है, अपनी आवाज़ को बुलंद करो। वही हमारा कि सहो नहीं, मुँह खोलो, मैं नहीं, हम बोलो। आज मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ, जो स्टॉक आशा में यहाँ पे मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला, एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिला, जो स्टॉक आशा को मैं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ कि ऐसे मेरे जैसी कई आवाज़ों को उन्होंने उठाया है। और आपके लिए, जो स्टॉक के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।